गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल से। इजरायली कमांडो ने बशर अल असद की सेना के HTS विद्रोहियों के सामने सरेंडर करते ही सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हेरमोन पर कब्जा कर लिया है। इजरायली वायुसेना के सबसे प्रशिक्षित कमांडो शॉलडोंग ने इस सीरियाई पहाड़ी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। यह पहाड़ सीरिया की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। यही नहीं बताया जा रहा है कि इजरायली टैंक इस समय सीरिया की राजधानी दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए हैं। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने मौका देखकर सीरिया की सीमा के अंदर एक बफर जोन बना लिया है। इसराइल का दावा है कि यह बफर जोन रक्षात्मक प्रकृति का है और कुछ समय तक ही रहेगा, लेकिन विश्लेषक इससे सहमत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसराइल ने बिना कोई गोली चलाए रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा कर लिया है और इसका खामियाजा अब ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक को भुगतना होगा। आइए समझते हैं। सीरिया का माउंट हेरमोन सीरिया और लेबनान की सीमा पर मौजूद है। यह माउंट हेरमोन 9,232 फुट ऊंचा है और सीरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी पर संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और इसराइल के बीच एक बफर जोन बनाया था। इसराइल ने इस इलाके पर दशकों से जबरन कब्जा कर रखा है। यही नहीं, इस जगह पर संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिक भी मौजूद है। ये दुनिया में अपने आप में सबसे ऊंची जगह है। इस हेरमोन पहाड़ का दक्षिणी सिरा इसराइल के कब्जा किए गए गोलान हाइट्स के इलाके तक जाता है। इसराइली कब्जे वाला गोलान हाइट्स 7,336 फुट ही ऊंचा है। इसराइल के फाइटर जेट पायलट रह चुके नफ्ताली हेजोनी ने इसराइल की इस चाल की पूरी वजह बताई है। हेजोनी ने कहा कि हेरमोन पहाड़ी सीरिया की राजधानी दमिश्क से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पर इजरायली सेना के कब्जे के बाद अब दमिश्क यहूदी सेना की तोपों की रेंज में आ गया है। इस तरह से HTS विद्रोही भी सीरिया से इसराइल को आंखों नहीं दिखा पाएंगे। उन्हें कहा कि दशकों से इसराइल का उत्तरी इलाके की सुरक्षा सीरिया के माउंट हेरमोन की वजह से खतरे में आ जाती थी। इस इलाके का सबसे मजबूत प्राकृतिक किला ये पहाड़ अब इजरायली सेना के कब्जे में आ गया है। इसराइल ने बहुत चुपचाप तरीके से इसे अंजाम दिया और दुनिया को भनक तक नहीं लगी। हजोनी ने बताया कि इसराइल के शक्तिशाली रडार इस पहाड़ की वजह से अंधे हो जाते थे और इसके दूसरी ओर सीरिया या लेबनान के कुछ इलाकों में नहीं निगरानी कर पाते थे। ईरान इसराइल की इस कमजोरी का फायदा उठाता था और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विस्फोटक ड्रोन की मदद से हमले करने में सफल हो जाता था। ईरान ने कई बार इसे अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि अब इसराइल अगर अपने रडार को माउंट हेरमोन पर तैनात करता है तो वो सीरिया और लेबनान दोनों के ही अंदर आसानी से नजर रख पाएगा। इससे इसराइल को ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया के किसी भी ड्रोन या मिसाइल की तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इजरायली रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि अब यहूदी सेना इस पहाड़ की चोटी पर सेंसर लगाकर जासूसी कर सकेंगे और दुश्मन देश के अंदर होने वाली बातचीत को सुन सकेंगे। यही नहीं, ये पहाड़ अब इजरायली सेना के स्पेशल फोर्सेस और जासूसों को बेहतरीन आड़ देंगे और वे अब आसानी से सीरिया के अंदर घुस सकेंगे और रात के अंधेरे में किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि माउंट हेरमोन पर कब्जे से लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए भी दक्षिणी लेबनान में बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर अपना प्रभाव बना लिया है। यही नहीं, इस पहाड़ के उत्तरी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के तस्करी के रास्ते भी कट गए हैं। अब चाहे ISIS हो या HTS, ईरान या हिजबुल्लाह, जो भी इसराइल की ओर कदम बढ़ाएगा उसका खुलासा हो जाएगा। इसके बाद इसराइली ड्रोन सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें और लेज़र गाइडेड बम अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चोटी पर कब्जे के बाद अब इसराइल के उत्तरी इलाके के लोग चैन की नींद सो सकेंगे। बात करते हैं रूस की। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में रूस के हवाई और नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। रूस ने अपनी सेना फिलहाल वापस बुला ली है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह इन महत्वपूर्ण ठिकानों को स्थायी रूप से छोड़ देगा या वापसी की कोशिश करेगा। सीरिया के लतकिया और टाटर्स क्षेत्रों पर अब विद्रोहियों का कब्जा है, जहां रूस का खमीम एयरबेस और टाटर्स नौसैनिक अड्डा है। माना जा रहा है कि रूस को विद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिनसे वह बशर अल असद के समर्थन में पिछले एक दशक से लड़ रहा था। द वॉर जोन ने अपनी रिपोर्ट में रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से दावा किया है कि विद्रोहियों ने लताकिया प्रांत, टाटर्स और जबलेह पर नियंत्रण के बाद रूसी सैन्य ठिकानों में घुसपैठ नहीं की है। विद्रोहियों ने रूसी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के संकेत नहीं दिए हैं और ये काम कर रहे हैं। वहीं खमसिम में एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि सैनिकों को निकाला जा रहा है। MiG-31 फॉक्स हाउंड विमान खमीम से निकाले लिए गए हैं, लेकिन दूसरे विमान वहाँ हैं। ऐसी तस्वीरें और वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिनमें रूसी सेना खमीम और उत्तरी ठिकानों से दक्षिण की ओर जाती दिखी है। रूस ने तुर्की सीरिया सीमा से अपना टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हटा लिया है। इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर और ये कई तरह के हथियार ले जा सकती है। रूस ने खमीम एयरबेस से S-400 लॉन्ग रेंज सैम बैटरी भी हटा लिए है। रूसी नौसैनिक जहाज
टाटर्स छोड़कर समुद्र में चले गए हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में पता चलता है कि पूरी तरह से नहीं गए हैं, कुछ लोग अभी बाकी हैं। रूस के लिए खमीम और टाटर्स ठिकानों तक पहुंच बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये ठिकाने सीरिया में अभियानों के अलावा भी रणनीतिक रूप से अहम हैं। रूस ने इन ठिकानों को क्षेत्रीय हवाई और नौसैनिक अभियानों के लिए रणनीतिक केंद्र और अफ्रीका के लिए प्रमुख रसद केंद्र के लिए विकसित करने में काफ़ी संसाधन लगाए हैं। टाटर्स वजह जगह है जो रूसी नौसेना को भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच के लिए एकमात्र बंदरगाह मुहैया कराता है। क्यों मुश्किल में फंसा रूस? रूस के लिए स्थिति जटिल है क्योंकि उसने 2015 में असद का समर्थन किया था, उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। रूस पर नागरिकों पर अंधाधुंध हमले करने के आरोप लगे हैं। रूस ने असद शासन को रासायनिक हथियारों से इस्तेमाल सहित अंतर्राष्ट्रीय दंड से भी बचाया। पिछले हफ्ते तक रूसी लड़ाकू विमान असद विरोधी ताकतों के खिलाफ उड़ान भर रहे थे। रूसी सरकार ने बशर अल असद को शरण दी है। रूस ने एसटीएस को आतंकी गुट घोषित किया हुआ है, जिसका अब सीरिया की सत्ता पर कब्जा है। ऐसे में रूस के लिए नई सरकार से कोई भी बातचीत आसान नहीं होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि सुरक्षा के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने सीरिया में राजनीतिक बदलाव को लेकर विभिन्न क्षेत्रीय ताकतों के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में कुछ समय के लिए खमीम और टाटर्स में पहुंच बनाए रखी है। रूस जहर का घूंट पीकर एसटीएस से बात भी कर सकता है। हालांकि कुछ कहना जल्दबाजी होगी और सीरिया में रूस के बेशकीमती ठिकानों का भविष्य फिलहाल अधर में है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश दौरे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बताया कि मिस्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन का रुख स्पष्ट किया। मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत आपसी विश्वास और सम्मान के रिश्ते चाहता है। दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं व हितों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। इसी आधार पर रिश्ते सकारात्मक और रचनात्मक हो सकते हैं। इससे पहले मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों और उनकी संपत्तियों में हमले की घटनाओं को दोहराया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश का सकारात्मक, रचनात्मक, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले रिश्ते चाहता है। गौरतलब है कि मिस्री 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पलटने वाले आंदोलन के बाद बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले पहले आला अधिकारी हैं। मिस्री ने जसीमुद्दीन से मुलाकात के बाद कहा, चर्चा ने दोनों देशों के संबंधों को फिर से जायजा लेने का मौका दिया है। सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान की सराहना करता हूँ। विदेश सचिव ने कहा कि हमने कुछ हालिया घटनाक्रमों और सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं पर चर्चा की है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत को बांग्लादेश के अधिकारियों से सभी मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण की उम्मीद है और रिश्ते को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मिस्त्री ने कहा, भारत बांग्लादेश की अंतिम सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक है। मिस्त्री ने जोर दिया, हमारे संबंधों में दोनों देशों की जनता मुख्य हितधारक है। बांग्लादेश के विकास में भारत के बहुमुखी सहयोग से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। यह अतीत में देखा है, भविष्य में भी हम इस रिश्ते को जन केंद्रित रिश्ते के रूप में देखना जारी रखेंगे। शेख हसीना के बाद बनी अंतिम सरकार के प्रमुख को सबसे पहले पीएम मोदी ने दी बधाई। उन्होंने कहा, इस साल अगस्त में बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव के बाद से निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व के बीच संपर्क कायम है। प्रधानमंत्री विश्व के पहले नेता थे जिन्होंने मुख्य सलाहकार को उनके पद संभालने पर बधाई दी है। उनके बीच टेलीफोन पर बहुत सार्थपूर्ण चर्चा हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सुरक्षा मामलों, सीमा प्रबंधन, व्यापार, वाणिज्य और कनेक्टिविटी, जल, बिजली, ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, विकास सहयोग, राजनयिक, सांस्कृतिक और इन देशों के बीच संबंध को शामिल करते हुए कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्हें उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया और बिम्स्टेक ढांचे के तहत क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श और सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसमें कहा गया कि विदेश सचिव की यात्रा से भारत और बांग्लादेश के बीच चिंताओं को दूर करने के साथ साथ रिश्ते में महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव को बनाए रखने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर आतंकियों और कट्टरपंथियों को बिना अंकुश काम करने की अनुमति देने वाला फांसीवादी शासन चलाने का आरोप लगाया। उन्हें यूनुस और उनके सहयोगियों को कानून के तहत सजा दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई। गौरतलब है कि बीते अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिनों बाद ही यूनुस ने अंतिम सरकार की बागडोर संभाल ली थी। पड़ोसी देश में हुए घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों पर जबरन घुसने के मामले पर भी दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा।
पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाओं हुई, जिसे लेकर नई दिल्ली द्वारा गहरी चिंता जताई गई है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.